विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान के तीसरे अध्याय तंतु से वस्त्र तक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम विविध प्रकार की ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण करते हैं। जैसे कि हम सर्दी की ऋतु में स्वेटर, शॉल, मफलर, हाथ तथा पैर के मोजे आदि वस्त्रों को धारण करते हैं ताकि हमें ठंड न लगे। गर्मी की ऋतु में हम हल्के फुल्के कपड़े जैसे कि शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं। वर्षा ऋतु में हम रेनकोट पहनते हैं या छाते का उपयोग करते हैं ताकि हम भीग न जाएं। विद्यार्थी मित्रों, इनके अलावा भी कई और प्रकार के वस्त्र होते हैं जैसे कि बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया या घर में सफाई करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला झाड़न, यह सभी विविध प्रकार के वस्त्र हैं। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बनते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह जान लेना जरूरी है कि हम जिस किसी भी वस्त्र का उपयोग करते हैं वे कपड़ों से बनते हैं। इनके अतिरिक्त आपका जो स्कूल बैग है, यह स्कूल बैग तथा गेहूं भरने की जो बोरी है वह जूट की बोरी भी एक प्रकार का वस्त्र है। ये सभी वस्त्र अपने आप में विविधता। विद्यार्थी मित्रों, यह वस्त्र की पहचान सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, रेशमी कपड़ा आदि के रूप में की जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि संश्लिष्ट अथवा कृत्रिम होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, चलिए बात करते हैं वस्त्रों में विविधता के विषय में। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए हमें करना क्या है, आप अपने घर के पास वाले किसी दर्जी की दुकान पर जाइए और उसके वहां सिलाई के बाद बचे हुए कपड़ों की कुछ कतरन एकत्र कीजिए। इस कपड़े की कतरन को स्पर्श करके आपको उसके स्पर्श का अनुभव करना है और दर्जी की सहायता से पूछकर कपड़े को सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा और संश्लिष्ट कपड़ा में वर्गीकृत करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी शाला के कुछ बच्चों ने इस प्रकार का क्रियाकलाप किया था। एक क्रियाकलाप और करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, सूती कपड़े का एक टुकड़ा लेना है, वही कपड़ा जो आपने दर्जी की दुकान से इकट्ठा किया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या ताका ढूंढकर उसे बाहर खींचना है। यदि आपको ताका ढूंढने में या निकालने में दिक्कत पड़ती है तो आप उसे सुई की सहायता से या पिन की सहायता से भी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे अनेकों तारों से मिलकर के सूती कपड़े को बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी पाठशाला के कुछ विद्यार्थियों ने इसी प्रकार की क्रियाकलाप को किस तरह से किया था। आइए विद्यार्थी मित्रों, एक और क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, तो सूती कपड़े के टुकड़े का कोई एक तागा लीजिए, वही तागा जो थोड़ी देर पहले क्रियाकलाप 2 में आपने एक सूती कपड़े के टुकड़े में से निकाला था। इस तागे को मेज पर रख दीजिए। अंगूठे की सहायता से उसका एक सिरा दबाइए और दूसरे अंगूठे की सहायता से उस तार को या उस तागे को उस तागे की दिशा में खुरचिए। आप जब उसे खुरचेंगे तब आपको क्या देखने को मिलता है, उसका आपको अवलोकन करना है। जब आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह जो डोरी है वो अनेकों छोटी छोटी लड़ियों में विभाजित हो जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब आप एक डोरी को खुरचते हैं उसमें आपको इस प्रकार के अनेकों छोटे छोटे खंडित लड़ियां देखने को मिलती हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपको तागे की पतली लड़ियां दिखाई दे रही होगी। वह पतली लड़ियां उनसे भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनती हैं और उन अत्यंत बारीक लड़ियों को हम तंतु के नाम से जानते हैं। वस्त्र यह तागों से मिलकर बनते हैं एवं तागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। यह बात आपको जान लेना जरूरी है कि वस्त्र तागों से बनते हैं और तागे छोटे छोटे तंतुओं से मिलकर के बनाए जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तंतुओं को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। पहला प्राकृतिक तंतु और दूसरा संश्लिष्ट तंतु। आइए अब इनके विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक तंतु। विद्यार्थी मित्रों, कुछ वस्त्र जैसे कि सूती कपड़ा, जूट का कपड़ा, रेशमी कपड़ा तथा ऊनी कपड़ा, इनके तंतु हमें पादपों से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये सभी प्रकृति के तो तत्व हैं, इसीलिए इन तंतुओं को प्राकृतिक तंतुओं के नाम से जाना जाता है। जिन वस्त्रों के तंतु पादप अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कि सूती कपड़ा, जूट या फिर रेशम, और इन सभी के तंतु हमें जंतुओं से या फिर पादपों से प्राप्त होते हैं, अतः यह सभी प्राकृतिक तंतु कहे जा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, रुई, जूट या पटसन पादप से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं, क्योंकि यह पादप तंतु है और साथ ही प्राकृतिक तंतु भी है। आज से हजारों साल पहले
फ्लेक्स नाम के प्राकृतिक तंतु का उपयोग भी वस्त्रों के निर्माण में किया जाता था और लोग उसे अपने शरीर को ढकने के लिए उपयोग में लिया करते थे। विद्यार्थी मित्रों, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। भेड़ अथवा बकरियों की त्वचा से हमें ऊन प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कई बार भेड़ पालने वाले लोग इनकी त्वचा में से ऊन को निकाल करके उसे बेचते हैं और उसी से ऊनी वस्त्र, जिन्हें हम ठंडी से बचाव के लिए पहनते हैं, उनको बनाया जाता है। ऊन को कई बार खरगोश, याक या ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, कई विस्तारों में ऐसे खरगोश पाए जाते हैं जिनकी त्वचा पर उगने वाले बाल काफी लंबे और मजबूत होते हैं, जिसका उपयोग वस्त्रों के निर्माण में किया जा सकता है। पहाड़ी प्रदेशों में याक जैसे जीव देखने को मिलते हैं। उसकी त्वचा पर भी लंबे और घने बाल होते हैं, जिनकी सहायता से वस्त्रों को बनाया जा सकता है। तथा कई बार जब रेगिस्तानी विस्तार में आपने देखा हो तो ऊंट पाए जाते हैं और उनकी त्वचा पर उगने वाले जो बाल हैं, उनका उपयोग भी वस्त्रों के निर्माण में किया जा सकता है। यानी ऊन हमें मात्र भेड़ और बकरियों से ही प्राप्त नहीं होते, उनके अलावा भी कई और ऐसे जीव हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त। विद्यार्थी मित्रों, रेशम को रेशम की कीट के कोकून से खींचा जाता है या तो प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्षों तक मात्र प्राकृतिक तत्वों का उपयोग ही वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। यह बात आपको जान लेना जरूरी है कि आज से हजारों साल पहले प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग ही वस्त्रों के निर्माण में किया जाता था। उस समय संश्लिष्ट तंतु बनाने की कोई पद्धति विकसित नहीं थी, इसलिए लोग अपने वस्त्रों के निर्माण में मात्र प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग करते थे। आप इस चित्र के अंदर ध्यान से देख सकते हैं कि एक रेशम के कीट में से किस तरह से उसकी इल्ली और इल्ली से कोकून का निर्माण होता है और कोकून में से वस्त्र के लिए रेशम के तंतुओं को निकाला जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं संश्लिष्ट तंतुओं के विषय में। रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं होते हैं, उनमें से तंतुओं का निर्माण किया जाता हो तो ऐसे तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यह बात आपको जान लेना जरूरी है कि प्राकृतिक तंतुओं के स्रोत प्रकृति से रहे हुए कुछ तत्व जैसे कि पादप या जंतु होते हैं, परंतु कुछ तंतु ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रकृति के तत्वों की सहायता लिए बिना ही प्रयोगशालाओं में या तो फैक्ट्रियों में उत्पादित किया जाता है। ऐसे तंतु संश्लिष्ट तंतु कहे जा सकते हैं क्योंकि उनमें प्रकृति के तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि सभी संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। आपने इनके बने हुए वस्त्रों को पहना भी होगा तथा कई बार उपयोग में लिए होंगे। पॉलिस्टर की शर्ट कई बार आप पहनते हैं तथा आप जिस मोजों का उपयोग करते हैं वे मोजे भी नायलॉन के बने होते हैं। आपकी गाड़ी में जो सीट बेल्ट लगा हुआ है वो सीट बेल्ट भी नायलॉन का बना हुआ है, या आपके स्कूल बैग की जो पट्टी है जिसे आप कंधे पे टांग कर लेके जाते हैं वो भी नायलॉन की ही बनी होती है। कई बार हमारे जो खाने के टेबल के ऊपर लगने वाला कपड़ा होता है वह एक्रेलिक का बना होता है। आइए विद्यार्थी मित्रों, कुछ पादप तंतुओं में रुई के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। रुई का उपयोग गद्दों में, रजाइयों में, तकियों में, लेम्पों और दियों की वाट बनाने के लिए भी किया जाता है। आप जब अपने घर के अंदर दिया बत्ती करते हैं तब उसमें दिए के लिए जो वाट लगाते हैं वो किसकी बनी होती है? रुई की ही तो बनी होती है। तथा आपके घर में जो गद्दा है, गद्दे का जो मुलायमपना है वो मुलायमपन उसके अंदर रहे हुए रुई के कारण होता है। रुई को कपास के तंतुओं से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधे उगाने के लिए काली मृदा तथा उष्ण जलवायु लाभदायक होता है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, जहाँ पर उष्ण जलवायु होती है और मृदा भी कैसी होती है? बिल्कुल काली होती है। उन विस्तारों में कपास का अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। इसीलिए भारत के वह राज्य जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में कपास की अच्छी मात्रा में खेती की जा सकती है और इन्हीं विस्तारों में कपास से वस्त्र बनाने के लिए बहुत सारी मिलें या फैक्ट्रियां भी देखने को मिलती है। कपास पादप को उनके फल, जिन्हें हम कपास गोलक कहते हैं, उनमें से प्राप्त किया जाता है। यह लगभग नींबू के आकार के होते हैं। आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि एक कपास का पका हुआ फूल बताया जा रहा है और उसके बाजू में ही उसके नींबू के आकार के फल बताए जा रहे हैं। जब यह पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं तब उसके बीज टूटकर खुल जाते हैं और कपास तंतुओं के ढके हुए बिनौले अर्थात कपास के बीज हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इन कपास के बीजों का उपयोग कपासिया तेल बनाने में तथा उसके भूसे का उपयोग गायों के चारे के रूप में किया जाता है, जिन्हें हम खली के नाम से जानते हैं। कपास के बोलों से कपास को हस्तचयन पद्धति द्वारा अलग किया जा सकता है। प्राचीन समय में हस्तचयन पद्धति इस तरह से
जिस तरह के आप चित्र में देख सकते हैं, या इस प्रकार के जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हाथों से अलग किया जाता था। के लिए तार लगे हुए लकड़ी के पट्टों पर रुई को हाथों से खींचा जाता था, या फिर तार लगे हुए पट्टे को रुई पर से खींचा जाता था, जिससे ऑटोमेटिक उसमें रहे हुए बीज रुई से अलग हो जाते थे। उस तार लगे हुए लकड़ी के औजार को हम कंकतन कहते हैं। इस प्रकार कंकतन द्वारा बीजों से कपास को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास के ओटना के लिए कुछ मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें आप कपास के पके हुए फलों को जब आप डाल देते हैं, तब उसमें से वे बीजों को और कपास को अलग कर देती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। इसके विषय में और जानकारी हम अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे कि किस तरह से तंतु से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, ताकि वे भी इसे देखकर और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।